खुद ही ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और उन्हें प्यार नहीं करता। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकर। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में मेनली हमें एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। एसिड जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। फिर बेस के बारे में भी, बेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। और सॉल्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है। जैसे अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब अपन एसिड और बेस को मिलाते हैं तब हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो बेसिकली सॉल्ट कैसे बनता है, जब अपन एसिड और बेस को मिलाते हैं तब अपना सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। पहले अपन इस चैप्टर में पूरा एसिड के बारे में स्टडी करेंगे, फिर पूरा बेस के बारे में स्टडी करेंगे और फिर लास्ट में अपन सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। देखो एसिड होता क्या है, जैसे आपने घर में नींबू खाए होंगे, लेमन, और वो उस लेमन में क्या प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड। और संतरे वगैरह आप खाए होंगे तो उसमें भी साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो लेकिन आप कहोगे कि आप बोल रहे हो कि जो लेमन है वो एसिड है, नींबू है वो एसिड है, तो हमारी बॉडी को हार्म क्यों नहीं पहुंचा रहा है ना। हम लोगों के दिमाग में बचपन से ये चीज़ बन चुकी है, एसिड मतलब कि हम जल जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है ना। अगर कोई एसिड का नाम लेता है तो हमको लगने लग जाता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ होगी और हम उसको मतलब टच कर देंगे तो हम जल जाएंगे, ऐसा होता है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं ना। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 हो गया। ये सब जो एसिड रहते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं। लेकिन देखो जैसे कि हमारा, मैंने बताया लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, तो ये सब जो एसिड होते हैं ना, जैसे लेमन हो गया और जो भी खट्टी चीज़ें अपन खाते हैं जैसे इमली हो गया, टर्मरिक हो गया, इन सब में भी एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बट उसमें जो एसिड प्रेजेंट रहता है वो वीक एसिड रहता है, और अपन उसको खा भी लेते हैं तो अपन को उससे कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि वो वीक एसिड रहता है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि जो एसिड होते हैं उनकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उन्हें एसिड बनाती है। जैसे मैं आपको अभी बता बस रही हूँ, वैसे कोई आगे इसका फुली डिटेल्ड में अपन एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। जो एसिड होता है ना उसमें हाइड्रोजन कॉमन होता है, ठीक है। तो जो भी ऐसा कंपाउंड है या फिर फॉर्मूला अपन लिखते हैं ना, जैसे कि क्या लिख लिया, HCl लिख लिया, तो HCl में देखोगे कि आप हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो H हाइड्रोजन जिस भी चीज में प्रेजेंट रहता है उसे अपन क्या कहते हैं, ये एक एसिड है, ठीक है। और जब जो तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो एसिड रहता है उनमें क्या कॉमन रहता है, हाइड्रोजन कॉमन रहता है, ठीक है। और जो हमारा बेस रहता है उसमें क्या कॉमन रहता है, OH मतलब कि हाइड्रोक्साइड, OH मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड। जैसे कि मैं आपको बेस का एग्जांपल देती हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को देख लो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लो। तो जिस भी चीज में ना ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है वो होता है बेस हमारा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, वैसे अभी समझ में भी नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे से इस चैप्टर में पूरी चीजें को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बताओ कि मैं मान लो कि आपको एक बीकर में 2 सॉल्यूशन बना के दे दूं, तो आप इनको पता कैसे लगा पाओगे। मैंने मान लो कि मैंने एक बीकर में एसिड रख दिया और एक बीकर में बेस रख दिया, ठीक है। दोनों तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में मैंने रख दिया। अब मैंने आपको कहा कि पता लगाओ कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो आप ये सब चीजें कैसे पता लगा पाओगे। देखो, तो जो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस करने वाले के हमारे पास 3 इंडिकेटर होते हैं। केमिस्ट्री लैब में बेसिकली अपन 12th लेवल तक 3 इंडिकेटर एसिड और बेस को पहचानने में करते हैं। तो पहला हमारा होता है लिटमस पेपर, आपने जूनियर क्लासेस में हो सकता है लिटमस पेपर के बारे में सुना हो। और दूसरा फिर हमारा होता है मैथिल ऑरेंज, और तीसरा होता है फेनोल्फथलीन, ठीक है। तो देखो तो जो ये क्या मैंने बताया, पहला लिटमस पेपर हो गया, दूसरा मैथिल ऑरेंज हो गया, और थर्ड क्या हो गया, फेनोल्फथलीन। ये जो 3 चीजें हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर की हेल्प से, वो गाड़ी में लगा वाला इंडिकेटर नहीं, दूसरा इंडिकेटर, ठीक है। तो ये इंडिकेटर की हेल्प से अपन क्या कर पाते हैं, ये एसिड और बेस के बीच में अपन डिफरेंस पता लगा पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस या फिर कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिड है और कौन सा जो सॉल्यूशन है वो बेस है। तो देखो, एन
इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। जैसे लिटमस क्या होता है, एक वो डाई होती है, कलर्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो इंडिकेटर क्या होता है, एक कलर्ड सब्सटेंस होता है, और जब उस सब्सटेंस को अपन एसिड या तो बेस में डालते हैं तो अपना कलर चेंज करने लगता है। समझ में आ गया, बहुत आसान से डिफाइन है। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। एग्जांपल देख सकते हो, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। अब देखो लिटमस पेपर जो हमारा वैसे होता है वो पर्पल कलर का, उसका न्यूट्रल कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है, ठीक है। और जब इस लिटमस पेपर को आप किसी भी एसिड में डालते हो, पहले तो वो पर्पल कलर का था, और या तो फिर वो कलर में भी आता है, रेड लिटमस पेपर भी आता है, ब्लू लिटमस पेपर भी आता है, और अगर अपन को ऐसे मतलब एक लिटमस पेपर ही यूज़ करना है तो अपन कौन सा, पर्पल कलर का यूज़ करते हैं। जनरली आपको लैब वगैरह में, आपके लैब, केमिस्ट्री लैब में आप जब प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो आपको पर्पल कलर का मिलेगा, ठीक है। उसका न्यूट्रल कलर होता है, जो लिटमस पेपर का न्यूट्रल कलर होता है, ना तो जब वो एसिड के लिए यूज़ होता है, ना जब बेस के लिए, तो उसका न्यूट्रल कलर जो रहता है वो पर्पल रहता है, ठीक है। तो देखो एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो जब एक लिटमस पेपर को, ये किसके लिए पहला लिखा हुआ है, लिटमस पेपर के लिए, जब अपन लिटमस पेपर को किसमें, एक एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, एक हमने सॉल्यूशन लिया था, एक सॉल्यूशन था जो हमारा एसिड था, और एक जो सॉल्यूशन था वो हमारा बेस था। अब आपसे टीचर ने कहा, या तो मैंने ही कहा, कि आपको पता लगाना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आपको केमिस्ट्री लैब में टेस्ट के लिए एक लिटमस पेपर दिया गया, तो आप उसे पहले दोनों सॉल्यूशन में डाल के चेक करोगे, और जो भी सॉल्यूशन में वो जो पर्पल लिटमस पेपर था या तो ब्लू लिटमस पेपर था, किसमें चेंज हो गया, ब्लू लिटमस पेपर या तो पर्पल लिटमस पेपर, अगर आपका रेड में चेंज हो गया तो आप क्या कहोगे, जिस सॉल्यूशन में हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन एसिड का होगा। फिर देखो अ बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और जिस भी सॉल्यूशन में आपका जो लिटमस पेपर रहेगा वो रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में चेंज हो जाए तो आप क्या कहोगे, जहाँ पे रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा वो क्या होगा, एक बेस होगा। फिर मेथिल ऑरेंज के केस में देखो, मेथिल ऑरेंज गिव रेड कलर इन एसिड, और अगर देखो लिटमस जो होता है वो तो पेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आपको दो सॉल्यूशन ये गिवन है और आपके टीचर ने आपको मेथिल ऑरेंज दे दिया। मेथिल ऑरेंज जैसे ये तो मेरा इंक है, ठीक है, मार्कर की इंक है, इसी तरह की इतनी बड़ी सी बॉटल होती है नॉर्मली, और उसमें मेथिल ऑरेंज लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो लिटमस है तो मैंने ऑलरेडी लिखा है कि पेपर है, ठीक है। तो आपको दो सॉल्यूशन गिवन है, एक में एसिड होगा और एक में बेस होगा, तो आपको इस बार किससे पता लगाना है, मेथिल ऑरेंज से। इतनी बड़ी सी बॉटल रहेगी वो आपको दे दी जाएगी, और उसमें जब आप किसी भी सॉल्यूशन में उसको 2 या 3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप अगर आप उसको डालोगे, किसको, मेथिल ऑरेंज को डालोगे, तो जो भी सॉल्यूशन ना हमारा एसिड रहेगा वो किस एसिड वाले में अगर आप मेथिल ऑरेंज डालोगे तो किस कलर में चेंज होने लग जाएगा, रेड कलर में। देखो मेथिल ऑरेंज गिव रेड कलर इन एसिड, मेथिल ऑरेंज अगर आपने डाल दिया जिसमें हमारा एसिड रहा होगा तो किस में चेंज होना है, वो हमारा जो सॉल्यूशन रहा होगा, एसिड का सॉल्यूशन, वो किस में चेंज हो जाने लग जाएगा, रेड कलर में। फिर देखो मेथिल ऑरेंज गिव येलो कलर इन बेस, अब आपको तो एक एसिड दिया गया था, क्या दिया गया था, बेस दिया गया था, तो अगर जो हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें अगर अपन क्या डाल देंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अगर अपन मेथिल ऑरेंज डाल देंगे तो वो बेस किस कलर में चेंज होने लग जाएगा, येलो कलर में, ठीक है। पता चल गया। लिटमस पेपर में क्या होता था, जब अपन ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी एसिड में डालते थे तो वो रेड में चेंज होता था, और रेड लिटमस को अगर अपन बेस में डालते थे तो किस में चेंज हो जाता था, ब्लू में चेंज हो जाता था। फिर मेथिल ऑरेंज के केस में क्या होता है हमारा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन जो एसिड है उसमें अगर 2 to 3 ड्रॉप्स अगर अपन मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाने लग जाएगा, रेड कलर में। और वहीं अगर जो मेथिल ऑरेंज है अगर उसको अपन किसी भी एक बेस में डालेंगे तो किस में चेंज हो जाने लग जाएगा, येलो कलर में। फिर देखो फिनोल्फ्थलीन हमारा आता है, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। जो हमारा फिनोल्फ्थलीन है, जैसे
कोई भी दो सॉल्यूशन है अपने पास, एक एसिड है और एक बेस है, तो जब उसमें आप फिनाफ्थलीन की 2 to 3 ड्रॉप्स डालोगे तो जो सॉल्यूशन एसिड रहेगा ना, मतलब पहले वो कोई भी कलर का हो तो वो अब कलरलेस में बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कलरलेस में बदल जाएगा। और वही अगर फिनाफ्थलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, और वही फिनाफ्थलीन को अगर 2 to 3 ड्रॉप्स अगर अपन बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाने लग जाएगा? पिंक कलर में। क्लियर हो गया इतना कि अपन एसिड और बेस को कैसे पता लगाते हैं केमिस्ट्री लैब में कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। क्लियर है? मैंने 3 चीजों के बारे में बताया। पहले क्या बताया? लिटमस पेपर। अगर अपन ब्लू लिटमस पेपर को, मैंने क्या बोला? ब्लू लिटमस पेपर को अगर अपन एसिड में डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर अपन रेड लिटमस को किस में डालेंगे? एक बेस में डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। लिटमस पेपर जो हमारा होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। फिर मैथिल ऑरेंज के बारे में बताया। मैथिल ऑरेंज को अपन किस में डालते हैं? अगर एसिड में डालते हैं तो रेड कलर ले लेता है, और अगर अपन बेस में डालते हैं तो येलो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर जो फिनाफ्थलीन होता है वो अगर अपन एसिड में डालते हैं, जो एसिड होता है वो कलरलेस में चेंज हो जाता है, और अगर वही फिनाफ्थलीन को अपन किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें तो किस में चेंज हो जाता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? आगे पढ़े। आप देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना, दो सब्सटेंस हुज स्मेल changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators. एग्जाम्पल है ओनियन एंड वेनिला। देखो ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल एसिड में और बेस में चेंज होती हो उन्हें अपन क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो अपन ऐसे भी पता लगा सकते हैं ना कि मतलब कोई भी सब्सटेंस है, तो जैसे प्याज है तो उसको एसिड में डालेंगे तो उसकी एक अलग स्मेल रहेगी, और उसको बेस में डालेंगे तो उसकी एक अलग स्मेल रहेगी। फिर तो अपन ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन जो है बेस है। बट ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट रहती है, वो लिटमस टेस्ट वगैरह करना हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ता है। तो लैब में हम ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि वो स्मेल ना बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज अपन नहीं कर पाते, इतना जल्दी वो स्मेल को अपन पहचान नहीं पाते हैं ना, इसीलिए बेसिकली अपन यूज तो लिटमस पेपर, मैथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन को करते हैं। बट कभी कभार आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है। दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर changes in acidic और basic solution is known as olfactory indicators। एग्जाम्पल हो सकता है ओनियन और वेनिला। ऐसे सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसकी स्मेल जब अपन एसिड में डालें तो कुछ अलग हो, और जब अपन उसे बेस में डालें तो कुछ उसकी स्मेल अलग हो। अच्छा, आप लोगों ने कभी वो किया है कि जब आप कढ़ी खाते हो, कढ़ी किसकी बनती है? दही वगैरह की बनती है, और उसमें वो डली रहती है, क्या उसमें वो क्या बोलते हैं? हल्दी डली रहती है। ठीक है, दही वगैरह से मिला के बनाया जाता है, कुछ कढ़ी उसको हम आया बोलते हैं। ठीक है, कढ़ी जिसे उसमें हल्दी डली रहती है। तो जब भी आप उसे खाते हो और कभी जब आपको उसके कपड़े वगैरह में खाते टाइम आपको वो गिर जाता है, और जब उस कपड़े को मम्मी धुलती हैं तो वो हल्दी का जो कलर लगता है वो येलो कलर का लगता है ना। हल्दी तो येलो कलर की होती है, पीली होती है। तो जब वो हल्दी का कलर जब अपन खाते हैं तो गिर जाता है तो अपन को येलो सा कलर दिखता है। दाल वगैरह के भी यही केस में यही होता है, अपन को येलो दिखता है। लेकिन जब आपकी मम्मी उसे जब धुलती हैं और उसमें साबुन लगाती है ना, जहाँ पे वो हल्दी का आपका लग गया है वहाँ पे साबुन जब मम्मी आपकी रब करती है तो आपकी मम्मी ने गौर किया होगा, या फिर आप लोगों ने भी धोए होंगे कपड़े, वैसे धोते तो नहीं हो, हमें पता है। तो जब आप कि मम्मी उसे रब करती है ना, तो वो जो हल्दी का जहाँ पे हल्दी लग जाती है तो वो जो कलर रहता है ना वो रेड में चेंज होने लग जाता है। ये मैंने रियल में देखा है और सच में होता है। आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं मत करना, वाइट कपड़ों में गिराओगे गंदा हो जाएगा। तो वो जो येलो कलर रहता है ना वो रेड कलर में चेंज होने लग जाता है। वो क्यों होता है ऐसे? देखो, जो हल्दी है अपनी वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब अपन को वीक एसिड है, इसलिए अपन को उससे कोई हार्मफुल वगैरह अपन को नुकसान नहीं होता उसको खाने से, वो वीक एसिड है। ठीक है, तो जो हल्दी है वो एक एसिड है, और जो अपनी साबुन है वो एक बेस होता है। ठीक है, ये याद कर लो आज से कि जो हमारा साबुन है वो क्या होता है? बेस होता है। तो जब हल्दी में उस साबुन को अपन लगाते हैं, एसिड में एक बेस को रब करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज होने लग जाता है। ठीक है, और जब आपकी मम्मी वो साबुन से रगड़ के उसे वापस से पानी से ऐसे क्या कहते हैं उसको फलियाती हैं, या उसके साबुन को हटाती हैं,
उसे साफ पानी से वो करती हैं, तो वो जो येलो कलर रहता है ना वो वापस से येलो हो जाता है, ठीक है। वो जो रेड कलर वो तब तक ही रहेगा जब तक उसमें साबुन लगा रहेगा, ठीक है, और फिर वो रेड कलर हट जाता है, वो येलो वापस से हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा पूछ लेता है कि वो रेड कलर क्यों, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि वो रेड जो अपन का हल्दी का स्टेन रहता है वो रेड में क्यों चेंज हो जाता है। तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि जो अपन उसमें जब सोप रब करते हैं, और एक सोप क्या होता है, सोप एक बेस होता है, इसलिए वो रेड कलर में वहाँ पे चेंज होने लग जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है, मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस्ड दैट अ येलो स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक। जो कढ़ी का या फिर करी का जो स्टेन है वो किसकी वजह से है, टर्मरिक, हल्दी की वजह से। टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्लियर है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना कि जो हमारा सोप सॉल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब अपन एसिड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है ना, देखो, ऑल एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सावर टेस्ट। इसको सार पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों को सर ने इसे, हम लोग के सर इसे सोर पता नहीं क्या पढ़ते थे, किसी एक बच्चा रीडिंग कर रहा था, उसने गलत पढ़ा था, सर ने डिक्शनरी से उसे ये वर्ड सुनाया था और इतने डांट पड़ी थी क्लास में, हमें आज भी याद है। सार पढ़ते हैं, ठीक है, सार। आप लोग मुझे भी गलत मत समझना कि मैं भी गलत रीड करी हूँ, सार पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सार टेस्ट। सार टेस्ट का मतलब खट्टा टेस्ट। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका कि खट्टा टेस्ट होता है, सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है। अभी बेसिक सी यही डेफिनेशन है, फिर उसके आगे जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाओगे वैसे वैसे आपको हाई लेवल की अच्छी सी डेफिनेशन मिलेगी। ये डेफिनेशन वैसे एग्जाम में मत लिख के आना, मैंने आपको सिर्फ एक ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। एसिड क्या होता है, एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव अ सार टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस को अपन कहते हैं जिनका कि खट्टा टेस्ट होता है, जैसे कि खट्टा खट्टा क्या सामान खाते हो, इमली हो गई तुम्हारी, जिसमें इमली हो गई, ठीक है। और जो टमाटर रहता है वो भी खट्टा रहता है, टमाटर भी खट्टा रहता है, और टमाटर भी एक एसिड होता है, वीक एसिड होता है बट एक एसिड होता है। इमली हो गई टार्टरिक एसिड, इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, टार्टरिक एसिड। फिर हो गया अपना लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है। जैसे अपनी दही हो गई वो खट्टी रहती है, कर्ड, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और भी ऐसे हमारे एसिड हैं जिन्हें अपन आते जाएंगे पढ़ते चलेंगे। तो देखो फिर नेक्स्ट अपना देखो ऑर्गेनिक एसिड किसे अपन कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड अपन ऐसे एसिड को कहते हैं जो कि या तो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहते हैं, और या तो फिर अपन उन्हें बाहर से खाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट मटेरियल में जैसे कि जो हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इमली वगैरह हो गई, ये सब प्लांट मटेरियल ही तो है, अपन को प्लांट्स से ना ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट में तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है ना कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इमली जो कि टार्टरिक एसिड रहता है, ऑक्जेलिक एसिड जो कि हमारा रहता है किसमें, टमाटो में, टमाटर में रहता है। तो ये सब प्लांट वाले एसिड है, ठीक है। अब एनिमल यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ भाई, हाँ भाई बोलेंगे, ठीक है। एनिमल क्यों बोल रही हूँ, देखो एनिमल में जैसे कि अपनी बर्रैया हो गई, ठीक है, जो बर्रैया होती है उसकी भी बॉडी पे ना एक एसिड प्रेजेंट रहता है, वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और वो एसिड हमारे लिए तो हार्मफुल है कि हमें अगर बर्रैया काट लेती है तो हमारे लिए वो नुकसानदेह होता है, लेकिन वो जो बर्रैया की बॉडी का जो क्या कहते हैं एसिड रहता है वो उसके लिए हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। तो बर्रैया के लिए वो तो एक ऑर्गेनिक एसिड हुआ, क्योंकि वो उसको हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, उसको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, द एसिड प्रेजेंट in the body of a plant or a animal is known as organic acid. The acid present in plant material and animals are called organic acid. Organic acid are natural occurring acid. जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नेचुरली ऑकर होते हैं ना, जैसे टमाटर में तो मैं ऑक्जेलिक एसिड इंजेक्शन लेके डालने नहीं जा रही हूँ, वो नेचुरली अपने आप से ही उसमें आता है। जैसे बर्रैया में आप तो जाके एसिड नहीं डाल के आए हो, कि गए थे बहुत अच्छा, तब तो बताई होगी बर्रैया का छत्ता से निकल के, तुमको बताई थी बर्रैया, तुमको
बताई होगी भैया हमें तो काट चुके, पर यहाँ पे गले पे काटी थी बहुत हमसे, मत जाना पड़ रही है के पास, ठीक है। इंजेक्शन लेके गया, आज तो तेरे पे एसिड डाल के रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो एसिड होता है वो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नेचुरली नेचर में ऑकर करते हैं, उनको अपने आप से ही प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो और ऑर्गेनिक एसिड के मैंने आपको एग्जांपल बताया था, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, जल्दी से बताओ, मैंने अभी जस्ट बताया था, लेमन में, नींबू में और ऑरेंज में, संतरे में। नींबू और ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड। तो आज से जब आप कभी भी नींबू या फिर ऑरेंज, संतरा लेने जाओगे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, भैया मुझे साइट्रिक एसिड दे दो। हाँ, आप साइंस वाले बच्चे बन गए हैं, साइंस की लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करो। हम लोग पता है ऐसे ही बात करते थे क्लासरूम में, जब हमें किसी से दोस्त से पानी मांगना रहता था ना, वहाँ पानी की बोतल तो इंसान कभी लेके नहीं जाता ना, वो क्लास में होते ना, एक आध बच्चे बस पानी की बोतल लेके आते, बाकी तो लेके नहीं आते। तो जब पानी की बोतल मांगते थे हम लोग कहते थे H2O के मॉलिक्यूल्स दे दो। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना कि वाटर को अपन क्या बोलते हैं, H2O, और पानी तो बहुत सारा है, तो उसमें एक एटम तो नहीं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना एक बॉटल में, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि मुझे पानी का मॉलिक्यूल मुझे H2O का मॉलिक्यूल दे दे, तो क्या देगा तुमको, पानी देगा। ऐसे जब आप लेमन और क्या लेने जाओगे, ऑरेंज लेने जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, भैया मुझे साइट्रिक एसिड दे दो। बहुत अच्छे साइंस के बच्चे, साइंस की लैंग्वेज में बात करना से स्टार्ट करना है, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, जो दही में प्रेजेंट होता है। दही में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है दही में, लैक्टिक एसिड। तो आज से कभी भी आपको खाने में दही मांगनी होगी तो आप मम्मी से क्या बोलोगे, मम्मी मुझे लैक्टिक एसिड ला के दे दो, और मम्मी आपको 2 चपाते देंगी, ठीक है। 2 चपेट पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा कि एसिड खाने लग गया, अभी से आत्महत्या करने लग गया। फिर देखो टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, इमली में। तो वो जब अपन गोलगप्पे खाते हैं, फुल्की खाते हैं, तो उसमें होता है ना कि वो क्या बोलते हैं उसे, हमारे यहाँ तो जीरा पानी या फिर जीरा जल बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। तो जो टार्टरिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, इमली में होता है, ठीक है। तो कभी भी आप जब गोलगप्पे खा रहे होगे तो क्या बोलोगे, भैया थोड़ा सा टार्टरिक एसिड उसमें और डाल दो। जीरा पानी या फिर जीरा जल नहीं बोलोगे, जीरा जल डाल दो ये नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, भैया इसमें टार्टरिक एसिड और डाल दो, ठीक है। याद रखना क्या क्या बोलने को बता रही हूँ। फिर ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टमाटो में। हमारे टमाटर में, हमारे नहीं सबके टमाटर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब आपको टमाटर चाहिए होगा खाने में, सैलेड में जब आपको टमाटर चाहिए होगा तो क्या बोलोगे, मम्मी थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड दे दो, मम्मी फिर से 2 तमाचे देंगी, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टमाटो में। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, बर्रिया में, ठीक है। तो जो बर्रिया जब आपको काट देना तो क्या बोलोगे मम्मी से जाके, मम्मी फॉर्मिक एसिड मेरे अंदर घुस गया, क्या बोलोगे, मम्मी फॉर्मिक एसिड मेरे अंदर घुस गया। अब मम्मी एकदम परेशान हो जाएंगी, कौन सा एसिड घुस गया, कहाँ से आया, कहाँ कर रहा था, क्या कर रहा था, तो तुझे एसिड कहाँ से मिल गया, इतनी सारी चीजें मम्मी इकट्ठा पूछने लग जाएंगी। तो समझ में आ गया कि जो नेचुरल ऑकरिंग, हंसी मजाक में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, हंसी मजाक में एकदम नहीं जाना है, समझते भी चल रहा है। तो ये जो एसिड्स रहते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, ये जो ऑर्गेनिक एसिड हैं ये अपनी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं। और देखो, इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड इन देम। और अपन जब ऐसे सब्सटेंस, जिस भी चीज में ऑर्गेनिक एसिड रहता है उसको अपन आसानी से खा सकते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा। तो मैंने आपको आज साइंस की लैंग्वेज में कैसे बात करना सिखाया है। कभी भी आपको पानी मांगना हो तो आप क्या कहोगे, मुझे H2O के मॉलिक्यूल दे दो। जब भी आपको दही खानी होगी तो आप क्या मांगोगे, मुझे लैक्टिक एसिड दे दो। जब भी आपको टमाटर खाना रहेगा तो आप क्या मांगोगे, मुझे ऑक्जेलिक एसिड दे दो। और जब भी आप फुल्की खा रहे होगे, गोलगप्पे खा रहे होगे तो आप क्या बोलोगे कि इसमें थोड़ा सा टार्टरिक एसिड और डाल दो। फिर मैंने क्या बताया, एक और था साइट्रिक एसिड। जब भी आपको नींबू या फिर ऑरेंज खाना होगा तो आप क्या बोलोगे कि मुझे साइट्रिक एसिड दे दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम। अब देखो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेटेड एसिड, a concentrated acid is one which contain the minimum possible amount of water in it। मिनिमम और मैक्सिमम में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम, आज से याद कर लो। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर कहीं पे लिखा होगा, नहीं लिखा है। मैक्सिमम का मतलब क्या रहता है, ज्यादा। ठीक है,
तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है? अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। देखो, जब कोई भी एसिड है उसमें जब मतलब बहुत कम पानी या तो ना के बराबर का पानी रहे तो अपन उसे क्या कहेंगे? ये कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। और कोई भी अगर एसिड में अपन उसमें खूब सारा पानी मिला दे तो अपन उसे क्या कहेंगे कि ये डाइल्यूटेड एसिड है, ठीक है। टर्म्स छोटे छोटे हैं, ठीक है, वर्ड छोटे छोटे हैं, बट उनकी मीनिंग को अच्छे से समझो, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीज़ें जब आप नहीं समझोगे ना, बेसिक से स्टार्ट करा है इसीलिए मैंने, और यही जब छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें आप नहीं समझोगे तो आपको आगे जाके दिक्कत जाने लगती है। इसीलिए बच्चों को ना चैप्टर पूरा समझ में नहीं आता, वो छोटी छोटी चीज़ों को स्किप करते चलते हैं कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। और यही जब छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं पढ़ते हो तो आपसे फिर अच्छे टॉपिक्स, जो टॉपिक हायर मार्क्स में, ज़्यादा मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स आपसे नहीं बनते। इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक्स को मिस मत करो, एक बार पढ़ो जरूर, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें कि पानी या तो बहुत कम हो या तो फिर थोड़ा बहुत हो, ना के बराबर हो, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड क्या रहता है? ऐसे एसिड जिसमें कि पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो ऐसे एसिड होते हैं जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो उसे अपन क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड एसिड है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड है। और ऐसे एसिड जिसमें या तो पानी है ही नहीं, वो लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे बट वो पूरा प्योर एसिड रहेगा, ठीक है। तो जैसे अपन नींबू पानी बनाते हैं तो पहले वो नींबू में अगर अपन रस निकालेंगे तो अपन उसको कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड है, इसमें पानी नहीं है ना। और वही जब अपन नींबू पानी बना देते हैं तब भी वो रहता तो एसिड ही है ना, क्योंकि नींबू से बन रहा है तो रहेगा तो एसिड ही। लेकिन जब उसको अपन नींबू पानी बना देते हैं तो क्या बन जाता है? डाइल्यूट एसिड बन जाता है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड क्या है? एक ऐसा एसिड है जिसमें कि पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। क्या लिखा है कंसंट्रेटेड एसिड में? क्या लिखा है? अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें कम से कम पानी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर डाइल्यूट एसिड देखो, अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट। ऐसा एसिड जिसमें कि पानी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अपन उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। अब अपन को डाइल्यूट एसिड मिलेगा कैसे? डाइल्यूट एसिड अपन को मिलेगा कैसे? जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में मिला देंगे, कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में, याद रखना पानी को कंसंट्रेटेड एसिड में नहीं मिला रही। मैंने क्या बोला? यहाँ पे ये पॉइंट ना स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे अपन जब भी डाइल्यूट एसिड चाहिए रहता है, क्या चाहिए रहता है? डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या है? ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है, पानी जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब भी अपन को डाइल्यूट एसिड चाहिए रहता है तो अपन क्या करते हैं? पानी में डाइल्यूट एसिड, पानी में किसको? कंसंट्रेटेड एसिड को डालते हैं। पानी में एसिड को डालते हैं, एसिड में पानी को नहीं डालते। क्या मैंने बोला? फिर से स्टार बना के नोट कर लो। जब भी अपन को डाइल्यूट, लिखो व्हाट्सएप लैंग्वेज में फटाफट से नोट करो, जब भी अपन को डाइल्यूट एसिड चाहिए रहता है तो अपन पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं। क्या समझ में आया? पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं। 10 बार बोल चुकी हूँ, पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं। कभी भी एसिड में अपन पानी नहीं डालते, ठीक है, कि अपन एक बॉटल एसिड ले लिया और उसमें पानी डाल दिया, ऐसा नहीं करते। अपन डाइल्यूट एसिड को बनाने के लिए क्या करते हैं? एक बीकर में पानी लेते हैं और उस पानी में एकदम थोड़ा सा एसिड डालते हैं। अब देखो ऐसा करते क्यों? पहले यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड को किसके साथ मिलाते हैं? पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर विथ कंसंट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था। क्या होता था एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या होते थे? ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है ना। अपन ने 6 रिएक्शन पढ़ा था ना, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, तीसरा फिर अपन ने एक्सोथर्मिक पढ़ा था, चौथा एंडोथर्मिक पढ़ा था, पांचवा डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और छठवां डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। उसके बाद प्रेसिपिटेट क्या होता था ये भी पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, याद है ना सब कुछ।
तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते थे? ऐसे रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते थे जिसमें कि प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट भी क्या होती थी? रिलीज होती थी। ठीक है, तो देखो जब भी अपन पानी में ना एसिड मिलाते हैं तो उसमें कुछ हीट रिलीज होती है, कुछ हीट रिलीज होती है, मतलब कि उसका जो बीकर होता है ना वो गर्म हो जाता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल शायद अगर अभी तक किए होंगे तो आप लोगों ने ये देखा होगा। हम लोग जब क्लास 12th में करते थे, जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह चलते थे, तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है। ठीक है, कि जब हम लोग पानी में किसको एसिड को मिलाते थे तो जो बीकर होता था ना वो गर्म हो जाता था। ठीक है, गर्म लगने लगता था। ठीक है, तो ये बीकर गर्म क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि जब भी अपन एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो वो जो रिएक्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, और यही हीट की वजह से जो हमारा बीकर रहता है, जिस भी चीज में अपन पानी में एसिड मिलाते हैं वो गर्म हो जाता है। ठीक है, और यही रीजन है। आप देखो पानी में तो एसिड मिला रहे हो, देखो पानी में जब आप एसिड मिला रहे हो तो हीट रिलीज हो रही है, तो हीट कहाँ पे? पानी हल्का सा गर्म हो जाता है ना, वो हीट जो होती है उससे हल्का पानी गर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप क्या करो कि एक बीकर में आपने क्या ले लिया, एक बीकर में आपने क्या ले लिया? एसिड ले लिया, और उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाला किसमें? एसिड में। जब आप एसिड में पानी डालोगे तो हीट जो होगी ना वो एकदम से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, और ये जब बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी तो पता क्या होगा कि हीट जो होगा, वो जो हमारा एसिड होगा वो उतनी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जो हमारा बीकर वगैरह होगा वो फट जाएगा, फूट जाएगा। काफी बार आप लोगों ने सुना होगा कि केमिस्ट्री लैब में बीकर फूट गया। हमारे यहाँ नहीं फूटा, हम लोग ये सब फालतू मतलब हुड़दंगी नहीं मचाते थे लैब में जाके, क्योंकि डर लगता था। केमिकल्स वगैरह फिजिक्स लैब में मस्ती चलती है, बट केमिस्ट्री लैब में ना एक डर रहता है कि केमिकल्स इधर उधर किए कि वो आग वाग लगने के तक चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कभी भी ट्राई मत करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अपन एसिड में डायरेक्ट पानी को क्यों नहीं मिलाते हैं? क्यों? क्योंकि जब एसिड में वाटर को मिलाएंगे तो जो हीट रिलीज होगी वो एसिड जो होता है वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो एसिड होगा वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और बीकर वगैरह जो होगा वो हमारा फूट जाएगा, है ना। और जब अपन पानी में एसिड को मिलाते हैं तो थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट में एनर्जी हीट रिलीज होती है, तो जो हीट रिलीज होगी तो जो पानी होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या होगा? जब अपन पानी में किसको मिलाएंगे? एसिड को मिलाएंगे, तो हीट रिलीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होगी, और वो हीट रिलीज होगी जो उसको पानी इजिली एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। इसीलिए पानी गर्म होगा और बीकर भी हल्का सा गर्म बस होगा, फूटे वूटेगा नहीं। इसीलिए कभी भी आपको सर बोले कि आपको एक डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करना है तो एक बीकर में पानी लेना और उसमें थोड़ा सा एसिड डालना। एसिड में पानी डायरेक्ट कभी भी मत डालना। ठीक है, समझ में आ गया? यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी ना, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर विद कंसंट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? इतना आगे बढ़े। अच्छा, इससे पहले अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बारे में पढ़े, उससे पहले ये चीज नोट कर लो। पहले यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकली तो आपको पूरा समझा दिया है, बट एग्जाम में जब आपको लिखने के लिए पूछे कि अपन को क्या वाटर में ही हमेशा एसिड को क्यों मिलाना चाहिए, तो आप इसे कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। हमें क्या करना चाहिए? कंसंट्रेटेड एसिड को हमेशा वाटर में मिलाना चाहिए, एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड। हमें पानी को डायरेक्ट कंसंट्रेटेड एसिड में डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालना चाहिए, है, पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालना चाहिए, ना कि कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालना चाहिए। दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ रहा है? अब देखो वो क्यों, अब देखो ऐसा क्यों हम कहते हैं कि पानी में हमें कंसंट्रेटेड एसिड, क्या हम बोल रही हूँ, एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड में, कंसंट्रेटेड एसिड में हमें डायरेक्ट पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? ऐसा भी एग्जाम में पूछ लेता है। देखो क्वेश्चन किस तरह से, दो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड। देखो जब कंसंट्रेटेड एसिड में अपन पानी मिला दें तब क्या होगा, और ऐसा या तो पूछ लेगा व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड ऑन वाटर। जब अपन पानी में कंसंट्रेटेड एसिड मिलाते हैं तब क्या होता है, और जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाते हैं तब क्या होता है। दो तरह के क्वेश्चन हो गए। तो पहला देखो, पहले का जब अपन से पूछेगा कि
अपन किसमें, पानी में कंसंट्रेटेड एसिड मिला रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल है, कुछ ना होगा, हमारे हमको कोई हार्मफुल उससे नहीं होगा ना, कोई हमको उससे हार्म नहीं होगा। तो जब अपन पानी में कंसंट्रेटेड एसिड मिला रहे हैं तब क्या होगा, व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर हीट इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब अपन पानी में कंसंट्रेटेड एसिड को डालेंगे तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो हीट रिलीज होगी वो पानी का ज्यादा अमाउंट रहेगा, अपन उसको डाइल्यूट कर रहे हैं ना, तो पानी का ज्यादा अमाउंट रहेगा तो वो जो हीट होगी वो पानी जो रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड में डायरेक्ट पानी डाल दें तब क्या होगा, व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज एट वंस। क्या होगा, लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी, एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि हीट रिलीज होगी। क्या मैंने बताया, एकदम से जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड में क्या करते हैं, पानी को डाल देते हैं तो वो एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो होती है वो रिलीज होती है। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस एंड कॉज सनबर्न। और जब ये एकदम से हीट रिलीज होगी तो उस हीट रिलीज का होगी क्या, एकदम से बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाएगा। जैसे अपन जब पानी में कंसंट्रेटेड एसिड मिलाते हैं तो इतनी हीट रिलीज होती है कि वो सिर्फ पानी को गर्म कर पाती है और अपन को जो बीकर रहता है वो सिर्फ गर्म बस लगता है। लेकिन जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाएंगे तो एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब कि बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, और जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो जो हमारा पानी रहेगा वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाने लग जाएगा ना। और जब पानी वेपर के फॉर्म में चेंज होगा तो पानी में तो ऑलरेडी अपन ने क्या किया, कंसंट्रेटेड एसिड को किसमें, कंसंट्रेटेड एसिड में क्या डाला है, पानी को डाला है। और जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालेंगे तो जो बहुत कम पानी डाला है ना, तो जब ये कम पानी डालोगे तो ये जो पानी होगा वो वेपर फॉर्म में चेंज होगा, और वेपर जब वो बनेगा तो उसमें एसिड भी रहेगा, क्योंकि एसिड में न डाल रहे हैं पानी तो उसमें क्या रहेगा, एसिड भी रहेगा। और वही एसिड जब वो उड़ेगा वेपर के फॉर्म में तो अपन हाथ में लेके कर रहे होते हैं, अपना फेस वहीं पे होता है, तो काफी बार ऐसा होता है कि लोग जल जाते हैं एसिड से, फेस बर्न हो जाता है, उनका फेस बर्न हो जाता है पूरा। ठीक है, तो उसे फेस बर्न कहते हैं। तो याद रखना ये दो केसेस में कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लियर है। अब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पढ़ें। पहले अपन देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है ना, देखो, an acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ion is called a strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो जब अपन किसी भी चीज, कोई भी एसिड को अपन पानी में डालें तो कंप्लीटली आयनाइज हो, मतलब कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली आयंस में टूट जाए। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को अपन कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को अपन एनायन बोलते हैं। तो एक कोई भी एसिड जब जिसे अपन पानी पे डालें तो वो पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में अलग अलग क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने एग्जांपल लिया है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन पानी में डालते हैं तो पूरा हाइड्रोजन अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। लेकिन जो वीक एसिड रहेगा ना उसमें क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल अभी जस्ट अपन पढ़ते हैं, पहले अपन स्ट्रॉन्ग एसिड को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जब जिसे अपन पानी पे डालें तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज, यहाँ पे वर्ड को याद रखना। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में, कैटायन और एनायन में कंप्लीटली अलग अलग ब्रेक हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से एक बार डिफाइन पढ़ो, एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो जो एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जैसे कई बार अपन देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो H2SO4, जब अपन H2SO4 को क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे, आयनाइज करेंगे तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा और सल्फेट में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और सल्फेट। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जब अपन H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, H2 में और SO4 2- में। तो अब देखो यहाँ पास HCl में कौन क्या बन रहा था, सिर्फ एक हाइड्रोजन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वाले केस में क्या बन रहा है, 2 हाइड्रोजन बन रहा है। तो
जितने ज़्यादा, जब कोई भी एक एसिड को अपन पानी में डिसॉल्व करें और वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, जब वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बनेगा हम कहेंगे वो उतना ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बनेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है ना? एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड thus produces a large amount of hydrogen ion is called strong acid। जैसे कि एग्जांपल अपन देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl। ठीक है, अब देखो strong acid have a high electrical conductivity because of the high concentration of a hydrogen ion in their solution, thus all the strong acid are strong electrolyte। देखो जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा रहता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा रहती है, जिस भी चीज़ में हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़्यादा रहती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। और जब वो जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या हो गए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। इसीलिए जब अपन वो बैटरी वगैरह, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये क्लास 12 का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो हम लोग ना सेल वगैरह डिजाइन करते थे, लियांशी सेल और वगैरह होते थे, आपको नेम बस बता रही हूँ, लियांशी सेल वगैरह प्रिपेयर करते थे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह हम डालते थे। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था। हमें बैटरी बनाना सिखाया जाता था तो उसमें हम लोग क्या, बैटरी में एक बीकर वगैरह लेते थे, उसमें इलेक्ट्रोड डालते थे। इलेक्ट्रोड तो आपको पता होगा, जब हम HCl का वो अपन क्या पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन जो होता है वो डबल अमाउंट में रिलीज होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो सिंगल अमाउंट में रिलीज होता है। जब अपन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो वहाँ पे अपन ने बैटरी वगैरह यूज की थी ना, वो बनाया था, पूरा इलेक्ट्रोड वगैरह प्रॉपरली लगाए थे ना। तो वो जो हम लोग बैटरी जब प्रिपेयर करते हैं ना तो उसमें अपन यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। और इनको अपन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब इनको अपन पानी में मिलाते हैं, है ना, तो इनके जो आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली अलग अलग हो जाते हैं। और जब कम्प्लीटली अलग अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस। अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें क्या, हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाता है और जिस भी चीज़ में हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है तो आसानी से चीज़ों से, अलग चीज़ों से रिएक्ट कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट वगैरह से रिएक्ट करेगा ना, तो आसानी से रिएक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको स्ट्रॉन्ग एसिड क्लियर हो गया, समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, है ना, जो कंप्लीट आयन में टूट जाए और हाइड्रोजन के नंबर जिसमें ज्यादा हो उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्लियर इतना? अब देखो वीक एसिड क्या होते हैं ना, एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड thus reduces a small amount of hydrogen ion is known as weak acid। वीक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिन्हें जब अपन पानी पे मिलाएं तो वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते। वो कैसे आयनाइज होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं और उनमें जो हाइड्रोजन रहता है वो भी क्या रहता है, कम रहता है। जैसे एग्जांपल से समझो, ये क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। जब इसको अपन पानी में मिलाते हैं तो ये कैसे आयनाइज होता है, देखो ये एसिटिक आयन बनाता है, एसीटेट आयन बनाता है। क्या, एसीटेट आयन बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, तो देखो जब अपन एसिटिक एसिड को क्या करते हैं, पानी पे मिलाते हैं तो क्या होता है, एसीटेट आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो इसमें देखो क्या पूरे हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन एसीटेट एसिड में थे, क्या वो पूरे हाइड्रोजन अलग हो पाए हैं, नहीं अलग हो पाए। देखो अभी भी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, एक हाइड्रोजन तो अलग हो गया है लेकिन 3 हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कैसे आयनाइज हुआ है, पार्शियली आयनाइज हुआ है। कंप्लीट आयनाइज होता मतलब कि पूरा हाइड्रोजन बाहर निकल आता है, लेकिन यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन बाहर नहीं निकला है, पार्शियली आधे हाइड्रोजन यहाँ भी है और आधे हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो वीक एसिड क्या होते हैं, वो एक एसिड होते हैं जिन्हें जब अपन पानी पे मिलाते हैं तो पार्शियली आयनाइज होते हैं, पूरा अलग पूरा हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जो होता है वो पूरा अलग नहीं होता है, वो पार्शियली थोड़ा बहुत अलग होता है। देखो, एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इज कॉल्ड अ वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? जो पार्शियली आयनाइज हो, मतलब कि पूरे हाइड्रोजन उससे अलग ना हो और उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो कम रिलीज होता है। जैसे देखो, यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन निकला सिर्फ 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन वहीं रह गए। तो ये क्या हुआ? पार्शियली आयनाइज हुआ और हाइड्रोजन भी ज्यादा अपना निकला भी नहीं। फिर यहाँ पे देखो और भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। कार्बोनिक एसिड, जिसका क्या फॉर्मूला रहता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया। फिर सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये याद रखना। H2SO4 को अपन क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अपना H2SO3 जो होता है वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। ठीक है, दोनों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। और जो हमारा सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO3 यहाँ पे रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। और वो कैसा एसिड होता है? सल्फ्यूरस एसिड एक वीक एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो हमारा सल्फ्यूरस एसिड है वो क्या है? एक वीक एसिड है। सल्फ्यूरस एसिड वीक एसिड है। सल्फ्यूरस एसिड एक वीक एसिड है और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है? ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन वीक एसिड रिएक्ट क्वाइट स्लोली विद सब्सटेंसेस। ठीक है, देखो जो वीक एसिड रहते हैं उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जब हाइड्रोजन उनमें कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो किस तरह बिहेव करते हैं? वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और जो हमारे वीक एसिड होते हैं उसको किसी और चीज से बहुत ही ज्यादा स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं वो तो तुरंत एकदम जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे वीक एसिड रहते हैं, अगर अपन कहें कि हमको वीक एसिड को किससे रिएक्ट कराना है? कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराना है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराना है, तो वो रिएक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा स्लो होगा। ठीक है, वो जल्दी से रिएक्शन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या होता है कि वो तुरंत जल्दी से रिएक्शन हो जाता है, लेकिन वीक एसिड के केस में क्या होता है? वो रिएक्शन जो होता है बहुत ज्यादा स्लो होता है। फिर देखो, वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे उसमें क्या होता था कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेटेड रहता था वो ज्यादा रहता था। जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेटेड ज्यादा रहता था तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती थी वो भी क्या रहती थी? हाई रहती थी। लेकिन वीक एसिड के केस में क्या होता है कि जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, पूरे हाइड्रोजन उसके एक साथ बाहर नहीं निकलते। तो जो हमारे वीक एसिड जो पार्शियली आयनाइज होते हैं उनमें हाइड्रोजन कम प्रेजेंट रहता है, और जब हाइड्रोजन कम प्रेजेंट रहता है तो जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है वो भी क्या रहती है? कम रहती है। फिर नेक्स्ट देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases। मैं क्या कह रही हूँ, ये देखो, जब कोई भी हमारा कंसंट्रेटेड एसिड रहता है तो देखो जो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, उसमें पानी नहीं मिला है मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, कंसंट्रेटेड एसिड रहता है, तो जब वो कंसंट्रेटेड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें जो हाइड्रोजन का नंबर होगा, जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना जस्ट अभी कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड रहता है उसमें जो हाइड्रोजन रहता है वो ज्यादा रहता है। तो जब हाइड्रोजन ज्यादा रहता है कंसंट्रेटेड एसिड में, लेकिन अपन डाइल्यूट एसिड में कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? उसमें पानी मिलाते हैं। जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाएंगे तो अपन वो किस में चेंज होने लग जाएगा? धीरे धीरे वीक एसिड में चेंज होने लग जाएगा। क्या मैंने बोला? जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाएंगे तो वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाने लग जाएगा? वीक एसिड में। और वीक एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन कम होता है। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ से कि जब भी अपन किसी भी एक
एसिड को क्या करते हैं, एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन के नंबर होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि जितना वॉल्यूम अपन ने लिया, 1 लीटर लिया तो 1 लीटर में हो सकता है इतने डिक्रीज हो, 2 लीटर में हो सकता है इतना डिक्रीज हो जाए, है ना। तो ऐसे क्लियर हो गया ये पॉइंट कि जब भी अपन एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूटेड, क्या होता है जब अपन कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं। उसमें एक ऑप्शन देगा हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस, बी ऑप्शन दे देगा डिक्रीजेस, सी ऑप्शन देगा नो चेंज, और डी ऑप्शन दे सकता है फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है, ऐसा भी दे सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, जब किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को अपन डाइल्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के नंबर क्या होते हैं, बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन के नंबर डिक्रीज होते हैं। लिखा हुआ है ना, when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water then the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases। क्या होता है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। ये समझ में आ गया ये पॉइंट। अब अपन एसिड के यूजेस देखें। यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री, मैंने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कि प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं या तो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, और वो एसिड को अपन खुद से नहीं बना सकते, हम नहीं बनाते हैं ना, उन्हें प्लांट्स बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते हैं। लेकिन मिनरल एसिड अपन ऐसे एसिड्स को कहते हैं जिन्हें ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन खुद प्रिपेयर करते हैं, लैब वगैरह में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़े बड़े लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, ये सारे नाइट्रिक एसिड हो गया, ये ऐसे इन्हें अपन क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कैसे एसिड होते हैं जिन्हें ह्यूमन बींग प्रिपेयर करते हैं ना, बाहर लैब वगैरह में अपन इन एसिड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो एसिड डे बाय डे बन रहे हैं तो इनको यूजेस क्या है ना, तो देखो सबसे पहला यूजेस है सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, फर्टिलाइजर, कार बैटरी। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपने किस में यूज होता है, कार की बैटरी बनाने में, और पेंट वगैरह जो अपने घर में, जैसे यहाँ पे पेंट शायद नीचे दिख रहा होगा या फिर आजू बाजू में पेंट दिख रहा होगा, इस भी पेंट में क्या मिला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है। और किसमें, फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर अपन यूज करते हैं, जो अपन एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो लोग होंगे तो वो जानते होंगे कि फर्टिलाइजर को अपन खेती बाड़ी में डालते हैं, है ना। कोई भी प्रोडक्ट अपन को उगाना रहता है, कोई भी सब्जी वगैरह उगाते हैं तो अपन उससे फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं ना, तो उसमें भी जो वो फर्टिलाइजर बनते हैं उनमें भी क्या यूज रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज होता है। फिर सेकंड देखो, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिक। जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो भी फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है और प्लास्टिक बनाने में भी नाइट्रिक एसिड हमारा यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फाइल फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। जो स्टील ऑब्जेक्ट रहते हैं उसमें जो ऑक्साइड की परत जम जाती है उसको हटाने में हमारा कौन सा एसिड यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। तो आपको यूजेस तो नॉर्मल थे, 3 ही थे, कभी कभार एक आध नंबर में यूजेस भी पूछ लेता है, तो आप ये 3 यूजेस नॉर्मल से यूजेस से आप इन्हें याद कर लेना, ठीक है। सो आई होप आपको मेरे साथ इस केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर में मजा आया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने मेनली किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, एसिड क्या होते हैं, एसिड में कौन सा पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है, हाइड्रोजन पार्ट कॉमन होता है, और ये हाइड्रोजन पार्ट कॉमन होता है हर एसिड में। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसका एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंडिकेटर क्या होते हैं। पहला इंडिकेटर क्या पढ़ा था, लिटमस पेपर पढ़ा था। दूसरा इंडिकेटर मैथिल ऑरेंज पढ़ा था। तीसरा इंडिकेटर फेनोल्फथालीन पढ़ा था, है ना। पहला मुझे याद दिलाओ कि लिटमस पेपर में क्या होता था, जब ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड में चेंज होता था, कब चेंज होता था, जब हम उसे एसिड में डालते थे तो हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर रहता था वो रेड में चेंज होता था, और जब अपन लिटमस पेपर को बेस में डालते थे तो बेस में क्या होता था, रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू में चेंज होता था। फिर फेनोल्फथालीन के केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फेनोल्फथालीन के 2-3 ड्रॉप्स अगर अपन एसिड में डालेंगे तो एसिड जो रहेगा वो हमारा कलरलेस में चेंज हो जाएगा, और वही फेनोल्फथालीन अगर जब अपन बेस में 2 या 3 ड्रॉप डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे येलो कलर में चेंज हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज के केस में क्या होता था, जब मैथिल ऑरेंज की 2 to 3 ड्रॉप्स अपन किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगी, और जब अपन बेस में डालते थे तो बेस में यहाँ पे
फिनप्थलीन के केस में ना बेस में पिंक में चेंज होता था, मैंने शायद गलत बोल दिया। फिनप्थलीन के केस में बेस में जो अपन फिनप्थलीन डालते हैं तो किस में चेंज होता है, पिंक कलर में। और मैथिल ऑरेंज के केस में जब अपन किसी भी एक बेस में मैथिल ऑरेंज डालते हैं बेस में, तब वो किस में चेंज होता है, येलो कलर में चेंज होता है। इतना याद आ गया। फिर अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो हमारे कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ये पढ़ा। और फिर क्या पढ़ा कि जो वीक एसिड रहते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, मतलब कि पार्शियली आयनाइज होते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने। सो आई होप आपको इस बेसिक से लेक्चर में मेरे साथ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के पढ़ने में मजा आया होगा। आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे होंगे, क्योंकि देखो यही सारी छोटी छोटी चीजें ही ना लोगों को समझ नहीं आती है। और यही जब छोटी चीजें, बेसिक सी चीजें आप नहीं समझते हो, तभी आपको आगे के लेक्चर्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसीलिए बेसिक से छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें समझते चलो और नोट करते चलो, ठीक है। प्रॉपरली नोट्स आप बनाते चलना। वैसे मैंने नोट्स अपलोड भी कर दिए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हो। बट अच्छा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि जैसे आप समझते चल रहे हो वैसे आप अपनी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलो, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं नोट्स वगैरह प्रॉपरली अपलोड करती रहती हूँ, नोट्स की PDF वगैरह, तो आप उन्हें नोट्स वगैरह को टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आप अगर ऐसे ही हर एक केमिस्ट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया दामकर को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।